तो अभी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू यू केयर ऑफ ए न्यू बॉर्न। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको इमीडिएटली आपको क्या क्या केयर करना है। तो अभी ये गवर्नमेंट का रूल है कि बच्चा जब भी अगर पैदा होता है, स्पेशली सिजेरियन होता है, तो उस समय एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा आप एक्सक्यूज कर सकते हैं कि नहीं रहे। अब जब बच्चा जन्म ले रहा है तो आपको उसमें बच्चे को एसेस करना है कि कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, बच्चा अच्छा से सांस ले रहा है कि नहीं, बच्चा को जन्म से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम जो है इमीडिएटली पता चलता है, कुछ बाद में पता चलता है। कुछ एक्सटर्नल माने शरीर के बाहरी हिस्से में कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम आता है। कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम मीन्स जो जन्म से हो, और कुछ शरीर के अंदर रह सकता है। तभी हम लोग छोटा छोटा चीज़ को डिस्कस करेंगे कि शरीर के बाहर क्या नॉर्मल चीज़ें रहता है और क्या उसको ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है। अभी डिस्कस करेंगे कि जस्ट बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या क्या देखना है। बच्चा जस्ट पैदा हो रहा है तो उसमें आपको फर्स्ट देखना है कि बच्चा सांस अच्छे से ले रहा है। तो सांस में दो चीज़ है, एक तो रेट है कि किस रेट से ले रहा है बच्चा, तेज़ी से ले रहा है, कम ले रहा है। तो जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसका जो हार्ट रेट है वो भी ज़्यादा रहता है, माने 120-130 तक रह सकता है, उससे नीचे भी रह सकता है। और एक है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन 30 से 40 पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसमें आपका सांस लेने का रेट हो सकता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया है वो दो स्तर में डिवाइडेड है। पहला है क्या कि सांस अंदर लेना, उसको बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है, या इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स क्या हो गया, सांस लेना, एक्सपिरेशन मीन्स सांस छोड़ना। तो एक बार आप सांस ले रहे हैं और एक बार छोड़ रहे हैं, तो ये हो गया 1 रेस्पिरेटरी रेट, 1 इंस्पिरेशन 1 एक्सपिरेशन इक्वल टू 1 रेस्पिरेटरी रेट। उसको आप काउंट करेंगे। जैसे एक बार, हाँ, एक बार बच्चा अगर सांस ले रहा है, छोड़ा, इनहेलेशन, ठीक है, एक्सपिरेशन, तो ये दोनों मिलके क्या हुआ, ये 1 रेस्पिरेटरी रेट 1। एक बार बच्चा ये सांस लिया। तो ऐसे न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं वो आपको 30 से 40 के बीच में सांस ले सकते हैं, ये नॉर्मल है। जो एडल्ट आदमी है वो सांस लेता है 18 से 20, 15 से 20 से अगर ज़्यादा हो गया तो वो सांस लेने में उसको दिक्कत है इसका। अब रेस्पिरेशन का ये रेट हो गया। अब कैसे ले रहा है बच्चा सांस। तो नॉर्मली न्यू बॉर्न हो या एडल्ट हो, अगर वो सांस ले रहा है तो आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज इफोर्टलेस शरीर की एक्टिविटी है, जिसमें आपको माने करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में ये होता रहेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, हम लोग को कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप होने वाली चीज़ों का स्पॉन्टेनियस। अब है कि अब किसी को सांस लेने में दिक्कत होगा तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसके शरीर पर क्या होगा, जोर पड़ेगा। हाँ, कि सांस ले रहा है, ताकत लगाना पड़ेगा।
सांस छोड़ रहा है तो ताकत लगाना पड़ेगा। तो तब आपको पता चलेगा कि ये बड़ा हो या छोटा न्यूबॉर्न आदमी, ये सांस लेने में इसको दिक्कत हो। अब दो कंपोनेंट हुआ सांस लेने का। एक तो हो गया कि सांस लेने में इंस्पिरेशन, एक छोड़ने का। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तो अगर रेट अगर ज़्यादा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टैकीपनिया। टैकीपनिया मीन्स जोर जोर से सांस लेने की कंडीशन को टैकीपनिया बोलते हैं। ठीक है। और कम गया रेस्पिरेटरी तो ब्रैकीपनिया, जैसे टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया हो गया, यहाँ टैकीपनिया और ब्रैडीपनिया। पनिया मैंने होता है रेस्पिरेशन, टैकी मैंने ज़्यादा, टैकीपनिया और ब्रैडीपनिया। ठीक है। अब जब न्यूबॉर्न बच्चा जो है वो पैदा हुआ तो वो आपको देखना है कि ठीक से सांस ले रहा है। तो दो चीज़ आप देखेंगे, एक तो रेट देखेंगे कि किस रेट से सांस ले रहा है, और दूसरा चीज़ क्या देखना है कि रेगुलरली ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब सपोज एक बार लिया, रुक गया, फिर 20 सेकंड के बाद फिर से लिया, अब पूरा ताकत लगा रहा है, इसका मतलब है कि सांस अच्छे से नहीं ले रहा, उसको सांस लेने में दिक्कत है। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सांस लेने के सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, दूसरा सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब कि सांस लेते हैं हम लोग किससे, लंग्स है, फेफड़े से लेते हैं, और ये कोस्टल कैरेज है, इसे लेते हैं, और डायफ्राम से लेते हैं। ये सब हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है सांस लेने। इससे भी दिक्कत हो सकता है सांस लेने में, अगर इसमें कोई खराबी है तो। दूसरा क्या, हार्ट में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ब्रेन में भी अगर इन्फेक्शन है, ब्रेन में ट्यूमर है, आपको ब्रेन इंजरी हो गया, उससे भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, क्योंकि सांस लेने का जो सेंटर है वो तो ब्रेन में है। ठीक है। मेडुला में, ब्रेन के निचले पार्ट में जो है सांस लेने का सेंटर। ठीक है। तो वो ब्रेन के निचले पार्ट में जो है आपको सांस लेने का सेंटर है, तो वो अगर किसी तरीके से आपका इफेक्टेड हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो। हाँ, सांस अब रुक गया तो सांस लेने तो सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर किसी को यहाँ चोट लग गया सर्वाइकल स्पाइन पे, अगर उसका सर्वाइकल स्पाइन डैमेज हो गया तो उसको सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि ये जो मेन जो हमारा मसल्स है वो डायफ्राम है, तो डायफ्राम हमको हेल्प करता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अगर वो पैरालाइज हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के दोनों बीच में जो है मसल, रिब्स के दोनों बीच में मसल को हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ठीक है। तो वो अगर आपका अफेक्टेड हो गया तो क्या होगा, सांस लेने की जो आपकी एफर्ट है वो कम हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सांस लेना बंद हो जाएगा। तो ये न्यूबॉर्न में आपको देखना है कि बच्चा ठीक ज़्यादा रेट से तो सांस नहीं ले रहा है। ठीक। दूसरा चीज़ देखना है कि बच्चा जो है आवाज़ तो कोई नहीं आ रही है, बच्चा को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं, मेहनत तो नहीं करना पड़ रहा है, रेगुलरली सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया सांस वाले सिस्टम में आपको देखना है। ठीक है। दूसरा चीज़ है एपियरेंस देखना है। एपियरेंस मैंने क्या देखना है कि बच्चा का स्किन का कलर कैसा है। न्यूबॉर्न स्लाइटली पिंक रहता है, न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है। हाँ, तो कलर अगर अच्छा है तो इसका मतलब है कि परफ्यूजन आपका हार्ट और लंग्स दोनों ठीक से काम कर रहा है। तो एपियरेंस देखना है। उसके बाद रिफ्लेक्स देखना है। रिफ्लेक्स मीन्स क्या है कि
बच्चा एक्टिविटी देखे कि वो एक्टिविटी देखना है कि बच्चा का हाथ पैर का मूवमेंट कैसा है। बच्चा जब पैदा करता है तो वो हाथ पैर चलाने लगता है, मुड़ने लगेगा, ठीक है, सांस ले रहा है, इधर उधर देखने लगे। तो अगर बच्चा मूव कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल। कोई बच्चा जन्म लिया, आँख ही नहीं खोल रहा है, पूरा सुस्त पड़ा हुआ है, कोई हाथ पाँव में मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चा ठीक नहीं है। सांस ले रहा है, लिया फिर रुक गया 1-2 मिनट, फिर उसके बाद सांस आई, इसका मतलब कि बच्चा बहुत पुअर कंडीशन है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि शरीर में जो कोई कंजेनाइटल एनोमलीज है कि नहीं, वो देखना है। उसके बाद अस्कल्टेट करके, मैंने आपको हार्ट का साउंड सुन के आपको ये देखना है कि बच्चे को कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे आपको पता चले। हेड एग्जामिन करके देखते हैं कि अब हेड में क्या है कि कभी कभी शरीर हेड के पीछे वाले भाग में फूला हुआ रहता है, स्पेशली वैसे बच्चों में जिसमें जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, उसको बोलते हैं कापुट, ठीक है। तो कैपुट जो बनता है यहाँ पे पीछे में, तो वो आपका नॉर्मल चीज़ है। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, कापुट यहाँ पे एक हेमाटोमा टाइप स्वेलिंग बनता है, वो आपको 3-4 सप्ताह में खुद ब खुद वो रिजॉल्व हो जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये हो गया आपका, नहीं हुआ तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। कभी कभी कापुट का ट्रीटमेंट क्या है, वेट एंड वॉच, कुछ करना नहीं है। कभी कभी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा सपोज आपका कुछ रह गया तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एस्पिरेशन उसमें नहीं करते हैं। अब पूरा आप एक्सटर्नली देख लिए कि क्या क्या देखना है। एक्सटर्नली भी हाथ देखना है कि एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा फिंगर तो नहीं है। मुंह खोल के देखना है कि कहीं अंदर में कहीं उसको क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, जीभ है ठीक तरह से है, कोई अंदर में नैटल टीथ तो नहीं है। नैटल टीथ मैंने क्या होता है, बर्थ से जो टीथ है उसको बोलते हैं हम लोग नैटल टीथ। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? नैटल टीथ का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसको आईजीटी हम छोड़ दें तो वो कभी कभी टूट करके पेट में जाने या सांस की नली में जाने के चांसेस है। तो उसको क्या करते हैं कि उसको निकाल देते हैं, ठीक। अब क्या देखना है, चेस्ट वाल देखना है कि छाती कहीं ऊंचा कहीं बैठा तो नहीं। आप देख लिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो है देखना होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड मीन्स आपको नाक, उसमें देखना है, उसमें 3 छेद से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ देखना है। और हेल्दी है कि नहीं वो चीज़ देखना है। उसके आप नीचे आए तो मेल चाइल्ड है तो उसमें जो स्कॉटम है उसमें देखना है स्कॉटम में टेस्टिस है कि नहीं। कभी कभी बच्चा का टेस्टिस ऊपर रह जाता है, तो वो कभी एज बढ़ने से अंदर नीचे आता है या नहीं आता है, उसको बोलते हैं अनडिस्टेंडेड टेस्टिस। माने पेट से टेस्टिस बाहर स्कॉटम में आया नहीं, तो उसका इलाज हम लोग थोड़ा दिन तक वेट करते हैं कि अब कभी कभी आ जाता है। अगर जस्ट थोड़ा सा ऊपर है तो वो एज बढ़ने से आ जाता है फिर से, ठीक है। तो वो अनडिस्टेंडेड टेस्ट हम वेट एंड वॉच, उसके लिए भी कोई दवा नहीं। तो अनडिस्टेंडेड टेस्टिस अगर है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर इंग्विनल रीजन तक है तो वो नीचे आ जाता है, अगर उसके ऊपर है तो आने की संभावना बहुत कम है। अगर नहीं आता है तो उसको हम लोग ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उससे क्या होता है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
तो उस हम टेस्टिस को निकाल देते हैं। अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसमें देखना है कि और कुछ उसमें डिफॉर्मिटी है कि नहीं, ठीक है। बच्चा का ये देखना है कि यूरेथ्रा जिसे पेशाब करने की नली ठीक से बनी हुई है। तो पेशाब करने की नली जो होती है एक होती है, तो कभी कभी बच्चों में दो हो जाती है, या जहाँ सामने खुलना है वहाँ नहीं खुल के नीचे खुलने लगता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोएस्पेडियासिस, ठीक है, हाइपोएस्पेडियासिस। तो बच्चे का जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब करने की जो नली है, जगह पे नहीं खुल के, उसमें भी बहुत सारा वैरायटी है, ठीक है, हाई लो, तो वो है कि नहीं वो चीज़ देखना है। उसके बाद आपको इतना चीज़ देख लिया, उसके बाद आपको देखना है कि बच्चे का पैर ठीक है कि पैर ठीक, माने सोल देखना है आपको, एंकल देखना है। किसी किसी का पैर ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, अब उसको बोलते हैं क्लब फुट। क्या बोलते हैं? क्लब फुट, सिटी भी, ठीक है। क्लब फुट का क्या ट्रीटमेंट है? अब देखिए, क्लब फुट इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जन्म से अगर पता चल गया तो उसका इलाज बहुत सिंपल है। क्लब फुट है तो आप शुरू में अगर न्यू बॉर्न बच्चा है तो उसका एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करके ही उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, 4-5 महीने का हो गया, आपने कुछ किया नहीं, तो अब उसमें लगेगा सूज, स्पेशल टाइप का सूज आता है, जो वो टेढ़ा हुआ है, जो ठीक है टेढ़ा हुआ है, ऐसे क्लब फुट ऐसे हो जाता है। ऐसा अगर फुट है तो उसको क्या करेंगे कि एक सूज आता है तो धीरे धीरे ये उसका आर्च जो है सीधा हो जाता है। ये आप 1-1.5 साल तक दे सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चा अगर बड़ा हुआ तो उसमें सूज दे के और या प्लास्टर कर सकते हैं, ठीक है, या और कुछ ऑपरेशन है। 4 से 5 तक अगर बच्चा हो गया क्लब फुट में, तब उसका ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। अब 4-5 साल से अगर ज़्यादा हो गया तो उसके बाद आप ऑपरेशन कीजिएगा भी तो वो बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं करेगा। इसीलिए पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है एट द बर्थ कि आपको कैसे पिकअप कीजिएगा, तो ट्रीटमेंट में कितना आसान है। अगर पता ही नहीं चला, सपोज आपको पता है, वो तो विजिबल है, वो तो दिखता है कि भाई बच्चे का पैर टेढ़ा है, तो कभी कभी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग विकलांग लोग हैं जिसमें उनको ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो विकलांग ही रह गए। उनको ये पता ही नहीं था, या गार्जियन को पता नहीं था, या जहाँ पे इलाज हुआ वहाँ पता नहीं था कि ये ट्रीटेबल है और इतना ईजिली इसको ठीक किया जा सकता। तो क्लब फुट क्योंकि सिंपल, अगर जन्म के बाद उसको सिर्फ एक्सरसाइज किया जाए तो बगैर पैसा का ठीक हो जाए। तो ये चीज़ है नॉलेज की, कि आप उस चीज़ को किस हिसाब से कोई भी चीज़ कितने चीज़ों को पकड़ सकते हैं। एक मेरे पास बच्चा आया था, उसका एज था 5 से 6 में, तो बच्चा हमसे सर्दी खांसी जुकाम का इलाज कराने आया। इसलिए हम बता रहे हैं कि वाई ये चाइल्ड शुड बी एग्जामिन एट द बर्थ प्रॉपर्ली। बच्चे को आपको जन्म के समय क्यों बहुत अच्छे से देखना है, उसका क्लासिकल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। बच्चा हमारे पास आया सर्दी खांसी जुकाम के, उसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो यूजुअली कोई भी फिजिशियन जो होना नहीं चाहिए, और ज़्यादा तक तो सर्दी खांसी जुकाम में अपना दवाई लिख के दे दिया, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप बच्चे को थोड़ा सा स्टेथो लगा के देखें कि छाती के अंदर कुछ है कि नहीं। अब बच्चे को देखने से पता चल जाता है कि इसके छाती के अंदर नहीं होगा कुछ, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम देखें। तो हम छाती पे रखे स्टेथो तो हमको पता चला कि इसको हार्ट में प्रॉब्लम, तो उसको था हार्ट में छेद, आम भाषा में बोलते हैं हम लोग उसको, बहुत कॉमन बीमारी है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ट में छेद। अब क्या है कि अगर बच्चा, उसको जन्म के समय ही वो एग्जामिन होना चाहिए। वो तो हार्ट तो अंदर है, वो तो दिखेगा नहीं, कोई एग्जामिन कोई डॉक्टर नहीं करेगा। तो अगर टाइमली उसका आप जब डायग्नोसिस कर लेते हैं जन्म के समय,
तो उसके लिए दवा है एक, दवा उसको देना है 3-4 साल तक, वो भर जाता है खुद ब खुद। तो खुद ब खुद जब भर गया तब तो आसान है उसका इलाज। और उस ड्रॉप का दाम है 60 से 70 रुपये ड्रॉप का दाम है वो, माने 200 रुपये आपका महीना में खर्चा है मैक्सिमम। एक अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो मुश्किल से 60-70 रुपये महीने में 2-3 ड्रॉप लगता है। और उसको 2 से 3 साल देने पर वो हार्ट आपका जो छेद है वो भर जाए। बहुत सारे केस में नहीं भरता है, बहुत सारे केस में ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ, तो ये आप जब जन्म के समय आप पिकअप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो बच्चा को बाद में अगर वो बीमारी पता चलेगी तो उसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 से 3 साल के बाद में अगर बच्चा को अगर पता चलेगा कि उसको हार्ट में छेद है, तब उसको भरना बड़ा मुश्किल है, नहीं भर पाएगा। इलाज करके उसका आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर 10 से 12 साल हो गया, अब उसके बाद अगर पता चला तो उसके बाद ऑपरेशन भी नहीं है। एक यही लोकल बच्चा था, उसको था प्रॉब्लम, नहीं बच पाया, क्योंकि अगर उसमें हार्ट का एक सिस्टम है, उसमें VST में नॉर्मली ब्लड लेफ़्ट से राइट जाता है, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में जा रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन ख़राब ब्लड अगर मिक्स होने लगेगा अच्छे ब्लड में, तब तो फिर गड़बड़ है, तब वो सर्वाइव नहीं करेगा। एकदम सिंपल वे में है कि अगर लेफ़्ट टू राइट स्टंट है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब राइट टू लेफ़्ट स्टंट हो गया तो बच्चा आपका सर्वाइव उल्टा हो जाएगा। हाँ, उल्टा हो जाएगा तो बच्चा, उसको कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। अब आपके पास जन्म से लेके 2 साल तक आपके पास टाइम है, उस बच्चे को आप बचा सकते हैं। उस पीरियड में कोई अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट या कोई भी डॉक्टर अगर उसको देखता है, अगर उसको लगता है कि हार्ट में छेद है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा या खुद इलाज करेगा, तो वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए एक नर्सिंग स्टाफ को, एक डॉक्टर को, एक दाई को, या जो भी डिलीवरी डील कर रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जन्म के समय ये जान पाए कि बच्चे को कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि अभी जान पाएगा इलाज बहुत सिंपल, आगे चल के आप इलाज नहीं करा पाए। ठीक है, कि आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपके पास। अभी तो RBS के पढ़ाए थे भी, RBS के क्या है, RBS के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, RBS के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कल्याण समिति। तो इसके अंदर में क्या हो रहा है कि बच्चे को अब फ्री में गवर्नमेंट पिकअप कर, डॉक्टर भेज के पिकअप करवा रही है बच्चा को। हाँ, उसको उसके बाद उसका इलाज फ्री में इलाज हो रहा है। हार्ट में छेद है तो फ्री में इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि हाउ डू यू एग्जामिन, कैसे कैसे आपको एग्जामिन करना। ठीक है, अब कुछ पार्ट छूट जाता है नॉर्मली। अब बच्चे को बैक आपको देखना है। बैक देखने से क्या होगा, पीठ देखना है, तो उससे क्या होगा कि अगर न्यूरल डिफेक्ट है, अगर कोई बच्चे को स्पाइन में कोई जन्म से कोई अगर दिक्कत है, तो आप उसको पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। उसके लिए ऑपरेशन है। तो आपको कहने का मतलब है ऑल टोटल कुछ ऐसा बीमारी भी है जो पहले से पता हो, तो अगर सुपरफिशियली अगर दिख रहा है तो हो सकता है कि एक कहावत है, बोला जाता है कि अगर बच्चे को एक अगर कंजेनाइटल बीमारी है तो उसके साथ और भी कंजेनाइटल बीमारी होने की संभावना है। ठीक है, अगर किसी को एक अंगुली ज़्यादा है या एक अंगुली कम है तो हो सकता है कि उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है उसको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है उसको लीवर में प्रॉब्लम। हाँ, एक इसी तरीके का बच्चा आया तो उसको क्लेफ्ट लिप था। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पहले दोनों अलग अलग चीज़। क्लेफ्ट लिप मैंने समझ गए, किसी का ये लिप जो कटा हुआ रहता है जन्म से, हाँ,
ऐसे कटा हुआ है, अपर इधर से दोनों साइड से कटा हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। और अंदर से किसी किसी को तालू भी कटा हुआ रहता है, ये वाला, ठीक है, जो पीछे है इसको तालू बोलते हैं, पैलेट इंग्लिश में, हाँ ऊपर वाला इसको बोलते हैं पैलेट। तो ये भी किसी किसी का फटा हुआ रहता है जन्म से, तो इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, और भीतर वाले को बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो अब दोनों का इलाज सर्जरी है, 8-9 महीने में जाकर के सर्जरी, अगर बच्चा अगर ठीक ठाक ग्रो कर रहा है तो सर्जरी करेगा, कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। अब इसके साथ क्या है कि हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो, तो वो अगर आप क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के बच्चा अगर आपको मिल रहा है तो आपको दूसरा सिस्टम भी देखना है। दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पेशली हार्ट। तो इसमें हार्ट का कॉन्जेनाइटल डिजीज होने की संभावना है। तो एक बच्चा हमारे रिलेशन में भी हुआ था, उसको क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट दोनों थे, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो हमने भेजा था कहीं पे, तो वहाँ एग्जामिन उन्होंने किया नहीं, बाद में निकला कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज। उसको बच्चा 20 से 25 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। हाँ, तो उसमें बच्चा सर्वाइव नहीं करता है। तो वही चीज़ है कि आपको अगर ऊपर से दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम अगर है, तो आपको इंटरनल भी जांचें करवा लेनी चाहिए, एग्जामिन कर लेनी चाहिए कि साथ में और कोई दिक्कत तो नहीं। एक दिक्कत है तो उसके साथ दूसरी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये है। दूसरी चीज़ है कि अब आपको देखना है कि बच्चा यूरिन और पेशाब कब पास करे। तो बच्चे को फर्स्ट स्टूल 24 आवर में पास कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, और 48 आवर के अंदर में यूरिन पास कर लेना, फर्स्ट यूरिन और फर्स्ट स्टूल। फर्स्ट स्टूल को मेकोनियम बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले पेट में स्टूल पास कर देता है ड्यू टू स्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस, मैंने सांस लेने में दिक्कत हुआ, बच्चा स्टूल, इसी को लोग बोलते हैं उसको मेकोनियम स्टेन लाइकर। मेकोनियम मैंने स्टूल पहले ही पास कर दिया पेट में ही, और लाइकर जो पेट में होता है उसको लाइकर जानती है, तो मिक्स हो गया। अब उसको ज़्यादा दिक्कत है, उसको इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, हाँ, उसको सर्जरी करते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल टोटल हाउ डू एग्जामिन। दूसरा चीज़ कि अब बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो आप उसमें एसी बंद कर दीजिए। जहाँ पे आप बच्चे को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं तो उसका एसी ऑफ होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो बच्चा आपका प्री टर्म है या IUGR है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, ठीक है। तो IUGR का मतलब क्या होगा, बच्चा अगर 8 महीने का है लेकिन उसका डेवलपमेंट 7 महीने तक का ही हुआ है, ग्रोथ अच्छा से नहीं होगा। प्री टर्म क्या हुआ, टाइम से पहले होगा, 37 वीक से पहले हुआ, तो ये हो गया प्री टर्म। तो प्री टर्म में अगर 7 महीने या 8 महीने का है बच्चा, तो 8 महीने 7 महीना का है, एक्चुअल में है, लेकिन बच्चा पहले बाहर आ गया, ग्रोथ उसका ठीक है, समझने वाली बात है एकदम। IUGR और प्री टर्म बोथ आर डिफरेंट इसलिए है कि एक बच्चा 7 महीने में बाहर आया तो 7 महीने तक अच्छे से ग्रो किया है, और 7 महीने में जो जो चीज़ उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो चीज़ हुआ है। लेकिन IUGR जो वो अगर 8 महीने या 9 महीने पे ही आ रहा है, लेकिन उसका 9 महीने वाला ग्रोथ उस बच्चे में नहीं। अगर 8 महीने पे हो रहा था, 7 महीने वाला ही ग्रोथ है उसमें, तो एप्रोप्रिएट ग्रोथ IUGR में नहीं है। और प्री टर्म में है कि बच्चा पहले भले पैदा हो रहा है, लेकिन वो 7 महीने का है तो 7 महीने तक ग्रो किया है, तो उसको चांस है आगे ग्रो करने, 2 महीना है उसको ग्रो करने का। लेकिन IUGR का बच्चा है तो उसको ग्रो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो 9 महीने का हो चुका है, 1 महीने वो पीछे चल रहा है, ठीक है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है।
एक को जो 37 वीक से पहले हो गया उसको बोलते हैं प्री टर्म, और जो बच्चा अप्रोप्रिएट डेवलप नहीं किया उसको बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी पूछा जाता है। ठीक, और टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर जो है बच्चे का उसको मॉनिटर होना चाहिए। हाइपोथर्मिया स्पेशली प्री टर्म बच्चे में या इवन IUGR में, दोनों में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो एक बार बच्चा अगर सीवियर हाइपोथर्मिया में चला गया तो वो ब्रेन डैमेज कर देता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, वो फर्दर ब्रेन डैमेज करता है। इसलिए और एक ऐसा चीज़ है जिससे हम बच्चे को टोटली बचा सकते हैं। बच्चे को पूरे टोटल कवर करके रखना होता है, स्पेशली फेस को छोड़, ठीक है, कवर करके रखें, सब किसी को उसको टच करने के लिए नहीं दें। ये टोटल ऑल टोटल हो गया कि हाउ डू एग्जामिन ए चाइल्ड एट बर्थ। बच्चे को जन्म के समय क्या कैसे देखना है, कैसे एग्जामिन करना है और क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट।